Now next problem, if a car is traveling eastward, then can its acceleration be westward? एक कार ईस्टवर्ड चल रही है और हमने पता करना है क्या उसकी एक्सेलरेशन वेस्टवर्ड हो सकती है? Yes, it is possible. The car velocity will be decreasing in the eastward direction. इसके लिए आप लियन लगा लीजिए, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो कार जा रही है ईस्ट की तरफ, यानी कि अगर कार की वेलोसिटी डिक्रीज करे ईस्ट की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी हो गई? वेस्ट. सो इट इज पॉसिबल, यस, द कार इज रिटार्डिंग, द कार विल बी retarding in this case. The car will be retarding in this case. This is a conceptual question. Next, Shelley is driving along a straight highway, in her car at time t equal to 0, when Shelley is moving at 10 meter per second in the positive x direction, she passes a signpost. At x equal to 50 meter. Her acceleration as a function of time is given by acceleration is equal to 2 minus 0.1 into t meter per second square. Now derive expression for velocity and position as functions of time, at what time is her velocity greatest? Now what is the maximum velocity? Where is the car? When it reaches maximum velocity. तो ये देखिए इस प्रॉब्लम में, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, इस प्रॉब्लम में देयर इज ए गर्ल हु इज ड्राइविंग ए कार और टाइम t इक्वल टू 0 पे जब हम देखा तो शैली की जो वेलोसिटी थी इट वाज 10 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. शी पासेस ए साइन पोस्ट एट x इक्वल टू 50,
यानी कि उसकी पोजीशन टाइम t इक्वल टू 0 पे इज 50. हर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है. तो पहले तो आप वेलोसिटी और पोजीशन के फंक्शन निकालने हैं हमने. तो वेलोसिटी और पोजीशन का फंक्शन कैसे निकालेंगे आप? देखिए वेलोसिटी और पोजीशन फंक्शन निकालने के लिए एक्सेलरेशन इज dv by dt. So dv by dt is equal to 2 minus 0.1 into t. तो dv is equal to 2 minus 0.1 t dt. इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स. इंटीग्रेट करने पे यू विल गेट व्हाट? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t minus 0.1 t square by 2 plus the constant of integration. तो ये वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी का फंक्शन है. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए हमें ये डेटा दिया हुआ है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव वेलोसिटी है. तो आप इसको इजीली देखिए निकाल सकते हैं कैसे. वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 और ये कब किस टाइम पे आ रही है वेलोसिटी? व्हेन द टाइम इज 0. तो टाइम 0 पुट करेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन 0 हो गए. इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया 10. तो अब आप देखिए, अब मैं सिर्फ इतना डेटा रब कर दूंगा तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया, उसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे. वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 2t minus 0.1 t square by 2 plus 10. ये वेलोसिटी का फंक्शन आया. नाउ ही हैज आल्सो आस्क्ड अस दैट व्हाट इज आवर पोजीशन फंक्शन. तो पोजीशन फंक्शन के लिए क्या करेंगे? नाउ ds by dt is velocity. So ds by dt is equal to 2t minus 0.1 t square by 2 plus 10. So ds is equal to 2t minus 0.1 t square by 2 plus 10 into dt. Now integrating this on both sides. Integrating this on both sides. Now this integral I will solve over here. This will be equal to s is equal to t square minus, अब देखिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0.1 t क्यूब बाय 6 प्लस 10t प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब आप देखिए ये आपके पास s आया. अब इसको निकालने के लिए हमें उसने दूसरा डेटा दे रखा है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था, शी पासेस a साइन पोस्ट in the positive x direction, she passes a sign post at x equal to 50. So I can just replace this s by x because this is velocity can be a function of dx by dt. पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है. तो x is equal to this thing. अब आप देखिए c निकालने के लिए हमें डेटा दिया हुआ है x is 50 when time t is equal to 0. तो टाइम t 0 है और x 50 है तो c कितना आ गया? 50. तो c 50 आ गया. अब आप देखिए I will just substitute so the position function becomes x equal to t square minus 0.1 t cube by 6 plus 10t plus 50. So ये हमारा पोजीशन फंक्शन बन गया और ये हमारा वेलोसिटी फंक्शन बन गया. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ए पार्ट क्वेश्चन का डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम. हमने पहले इसको क्या करा, एक बार इंटीग्रेट किया तो हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन आ गया. सेकेंड टाइम वेलोसिटी फंक्शन को दोबारा से इंटीग्रेट किया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन फंक्शन, तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशनशिप आ गया विच इज द पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम. नाउ एट व्हाट टाइम इज हर वेलोसिटी ग्रेटेस्ट. तो हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉइंट फॉर वेलोसिटी.
मैक्सिमा ऑफ वेलोसिटी, किस पॉइंट पर, किस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो देखिए जिस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस पर स्लोप वेलोसिटी की जीरो होगी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो। तो मैं इसको रब कर रहा हूं ए पार्ट को, अब आपके पास जो वेलोसिटी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी द सेम थिंग एज गेटिंग एक्सेलरेशन फंक्शन। तो एक्सेलरेशन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, तो आप इसको देखिए 2 माइनस 0.1 इंटू टी। अब ये कहता किस टाइम पे वेलोसिटी ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब dv by dt विल बी जीरो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो एट मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आपके पास 2 माइनस 0.1 t, this implies dv by dt is 0, so 2 minus 0.1 into t is 0, so that means t is equal to what, 20 seconds. So at 20 seconds the velocity is maximum. ये second part हो गया. Now third part of the question is what is this maximum velocity? अब ये maximum velocity निकालने के लिए इस टाइम पे maximum velocity आ रही है, तो ये वेलोसिटी फंक्शन में आप t इक्वल टू 20 डाल दीजिए, तो विल गेट व्हाट, मैक्सिमम वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू v मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 इंटू 20 माइनस 0.1 इंटू 20 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 10, यहां से कितना आ गया 40। अब ये देखिए 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 into 0.1 is 40, 40 by 2, 20 plus 10, 50 minus 20 is 30 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट पार्ट करेंगे, वेयर इज द कार व्हेन इट रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए ये भी इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, टाइम जो है जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है तो वो 20 सेकंड्स है। अब आपसे वो पोजीशन पूछ रहा है कि कब मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी, किस पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो पोजीशन के लिए ये हमारे पास पोजीशन फंक्शन गिवन है, तो द पोजीशन एट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज x इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे इसमें t 20 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 6 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 50। अब यदि ये आप सॉल्व करते हैं तो यू कैन गेट व्हाट, दिस विल बी, मैं इसको इधर सॉल्व करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 400 माइनस, नाउ 400 इंटू 20 इंटू 0.1 अपॉन 6 प्लस 200 प्लस 200 plus 50. Well, you can solve the result. You can here solve the result. तो ये क्या आ गई, ये वो पोजीशन आ गई जब की मैक्सिमम वेलोसिटी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितने टाइम पे है, 20 सेकंड्स पे है। Now next question, P9. Two bodies A and B start from rest and from the same point
and from the same point with uniform acceleration of 2 meter per second square. If B starts 1 second later, then find the separation between the two bodies at the end of next second. ये देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ये एप्लीकेशन है उस कॉन्सेप्ट की कि यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस जो ट्रैवल होते हैं दे आर इन द रेशियो 1:3:5:7. तो अगर अब आपके पास दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों रेस्ट से शुरू होती हैं, यानी कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करती हैं और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बी 1 सेकेंड बाद चलती है, देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द नेक्स्ट सेकेंड. तो देखिए बी जो है वो 1 सेकेंड, बी स्टार्ट्स 1 सेकेंड लेटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वाली कहां पहुंच जाएगी 1 सेकेंड में, इट विल ट्रैवल सम डिस्टेंस एक्स. तो आप देखिए ये मैं ए मार्क कर रहा हूं और ये बी, दोनों एक ही पॉइंट पे खड़ी हैं, लेकिन बी स्टार्ट्स 1 सेकेंड लेटर और ए स्टार्ट्स 1 सेकेंड अर्लियर. तो ए कहां पहुंच जाएगी 1 सेकेंड में, x, because it is moving with uniform acceleration. So we say it has reached some distance x. तो आप देखिए नेक्स्ट b अभी शुरू नहीं करी, ये यहां पर है, नेक्स्ट सेकेंड में क्या होगा, it will cover a some distance 3x. तब ये कितनी चली होगी, सिर्फ x. Now it is 3x ahead. तो आप देखिए a यहां पे है और B यहां पे है, तो A और B के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज 3x. तो 3x देखिए x आप निकाल सकते हैं कैसे, x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1 का स्क्वायर. x इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1 का स्क्वायर. हाफ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मीटर. यानी कि पहले सेकंड में ए चला 1 मीटर और उससे अगले सेकंड में ए चला 3 मीटर, बिकॉज एक्स इज 1. और बी जो है पहले सेकंड में चला ही नहीं और उससे अगले सेकंड में वो 1 मीटर आगे चल गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कितना पीछे हुआ, 3 मीटर, बिकॉज उनके बीच में दूरी 3 मीटर हो गई. तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए based upon the concepts that we have already covered. अब हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर the concepts that we were doing, और जो concepts हमने देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी टोटली डिस्कस कर लिया है. लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने डिस्कस किया है उसमें वी हैव निग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस इन मोशन अंडर ग्रेविटी. अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो देखिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट, सपोजिंग वी हैव डिराइव्ड ऑल द इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस. अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. यदि मैंने एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका विद यू वेलोसिटी
then if there is air resistance, if there is air resistance, if there is air resistance, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो देखिए इस पे उस समय क्या इसकी पोजीशन होगी, इस पे क्या क्या एक्सेलरेशन है और क्या इसकी वेलोसिटी है, ये हम चेक करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एयर रेजिस्टेंस है तो जी ऑब्जेक्ट पे नीचे एक्ट कर रहा है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो वो भी एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, यानी इसको रिटार्ड करेगा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो गई, a plus g. A is the acceleration due to, A is the retardation produced due to the air resistance. तो आपने, हमने देखा था कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे u by g टाइम में पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे u by g टाइम में पहुंच जाता है। तो अगर अब देखिए, अब इट विल रीच u by g plus a. Now the time will be u by g plus a. अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप देखिए g plus a is more, डिनोमिनेटर हियर इज मोर एंड डिनोमिनेटर हियर इज लेस। तो आप यहां देखिए डिनोमिनेटर यहां ज्यादा है तो इसका मतलब टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो अगर एयर रेजिस्टेंस है और बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, देन द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच इट्स मैक्सिमम पोजीशन या इज लेसर देन द टाइम व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अब अगर हमने बॉडी नीचे ड्रॉप की होती, देन व्हाट अबाउट दैट टाइम। अब देखिए मैक्सिमम हाइट अचीव होगी तो बॉडी नीचे आएगी, उस समय टाइम कितना लग रहा है, u by g ही टाइम तब लग रहा है। लेकिन जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उस पे जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, उसकी उसकी रिटार्डेशन जो है वो कैसी है, एयर रेजिस्टेंस के कारण, दैट इज एक्टिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। तो उस समय इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज g माइनस a। तो आप देखिए यही टाइम क्या हो जाता, ये हो जाता u बाय g माइनस a। दोनों टाइम्स को कंपेयर कीजिए तो डिनोमिनेटर आप पाएंगे इस केस में छोटा और डिनोमिनेटर इस केस में बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां डिनोमिनेटर छोटा वहां टाइम ज्यादा। तो ड्यूरिंग डिसेंट द ऑब्जेक्ट टेक्स मोर टाइम इफ एयर रेजिस्टेंस इज देयर। और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो असेंट का टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है। सो ये एयर रेजिस्टेंस के साथ है। देखिए अगर एयर रेजिस्टेंस होता है तो सपोजिंग हमारे पास एक बिल्डिंग है h हाइट की और एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट हियर। तो एयर रेजिस्टेंस यदि प्रेजेंट है, एक फेदर और एक स्टोन साइमल्टेनियसली यदि आप थ्रो करते हैं तो द स्टोन रीचेज ऑन द ग्राउंड अर्लियर। दिस इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन। फेदर धीरे आएगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, कोई नो एयर रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे एक फेदर फेंका जाए और एक स्टोन फेंका जाए, बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। Now this was application of motion under gravity. Motion under gravity हमने डिटेल से डिस्कस किया। Now देखिए we have discussed calculus method, we have discussed the analytical method of deriving the equations. Now deriving the equations of motion. Now further I am going to discuss the graphs and graphical method. Now we are going to discuss the graphs that are there in motion in one dimension. तो यदि graphs की बात करें तो we are having basically three types of graphs. One is displacement time graph.
They are also called position time graphs. We can also call them as position time graphs. Now second are velocity time graphs. And third types of graphs are acceleration time graphs. Graphs are very much important for the interpretation, and the problem solving with graphs is very simpler when compared to the analysis method. So the graphical method of solution is the most simplest. So we will discuss in detail the graphs, given graphs one by one. One is displacement time graph or the position time graph. We will discuss another graph that is velocity time graph and another graph that is acceleration time graph. This will be discussing in detail now. So first I will discuss the displacement time graph. Now ग्राफ में आपको पता है अगर 2 डायमेंशन में ग्राफ बनाया जाए तो दो ही एक्सिस लेते हैं हम, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस. तो वी कैन रिप्रेजेंट ऑन ए एक्स वाई एक्सिस दी 1 डायमेंशन मोशन. अब मैं एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस में मैं रखूंगा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में टाइम रखूंगा. तो आप देखिए ये मेरा y एक्सिस है और दिस इज दी x एक्सिस. अब इस पे मैं क्या करूंगा, आई विल कीप डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑन दी y एक्सिस एंड टाइम ऑन दी x एक्सिस. अब मैं आपके सामने एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं. लेट अस से मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है. This is a line parallel to time axis. आप इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं. देखिए इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है. आप देखिए एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है. What is happening to y axis? Position. Is it changing? The position is fixed. आप देखिए इस टाइम पे let's say I name some times 10, 20, 30, 40, 10 सेकंड पे अब ये वाली पोजीशन लेट से x इज 50, तो 10 सेकंड पे भी पोजीशन 50 मीटर है, 20 सेकंड पे भी पोजीशन 50 मीटर है, 30 सेकंड पे पोजीशन 50 मीटर है, 40 सेकंड पे भी पोजीशन 50 मीटर है. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो दिस ग्राफ डिनोट्स ऑब्जेक्ट एट rest. The object is at rest. Now supposing मैं सेकंड तरह का ग्राफ बनाता हूं, एक और आपके सामने ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, और ये रहा टाइम एक्सिस. अब आप इसमें देखिए ग्राफ इस तरह का है. व्हाट डज दिस डिपिक्ट? टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन ये थी. लेट अस से टाइम 10 सेकंड्स पे द पोजीशन हैज चेंज्ड. द न्यू पोजीशन इज दिस. एट t इक्वल टू 20 द पोजीशन इज दिस. अब अगर आप ये देखें पहले 0 से लेकर 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो ये हुई, और जो अगले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुई वो ये हुई. तो द डिस्प्लेसमेंट इज same in successive time intervals. That means this graph depicts that the object is moving in the positive x direction and it is covering in equal time intervals, it is making equal displacements. तो equal displacements करे और equal time intervals में करे तो ऐसे object को हम कैसे motion में कहते हैं? We say that the object is in uniform motion, यानी कि velocity is constant. Now let us say we take certain interval. We will just again I will redraw the graph and I will take a certain interval in the position time graph. This is position x, this is time t. Now I draw my graph here. Supposing this was time t1 when the body was at position A.
और ए पोजीशन पे ये लेंथ थी x1, ये टाइम t2, यहां से यहां तक का टाइम जो था ये पहले टाइम t1 था और ये टाइम था t2 टाइम, और तब बॉडी बी पोजीशन पे पहुंची। अब इस समय बी पोजीशन पे उसकी जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2। नाउ ये एक लाइन है। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द x एक्सिस, विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब आप देखिए, मैं इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे बना देता हूं, तो ये लाइन के साथ ये एंगल थीटा बनेगा, और यही एंगल किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं ग्राफ के साथ, एंगल विल बी थीटा ओनली। स्लोप ऑफ एनी कर्व इज गिवन बाय tan थीटा, दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। तो स्लोप इज tan थीटा, तो ये स्लोप tan थीटा किसके बराबर हो जाएगी? tan थीटा, just see this right angle triangle ABC, tan theta perpendicular upon base. What is perpendicular? Perpendicular कितना है? Perpendicular है x2 minus x1, and base कितना है? t2 minus t1. This is the base. So tan theta is perpendicular over base, that is x2 minus x1 upon t2 minus t1. What is x2 minus x1? x2 minus x1 is displacement and t2 minus t1 is the time taken for the displacement. So slope is displacement upon time. What is displacement upon time? That is velocity. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है, that means that the slope of displacement time graph is a measure of velocity. सपोज कीजिए पार्टिकुलर ग्राफ ऐसा ना हो के कुछ ऐसा होता, ये थर्ड सिचुएशन दे रहा हूं आपके सामने, ये ग्राफ इस तरह का होता, तो आप इसकी देखिए, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन जगह जगह पे बना के देखिए, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थीटा, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये थीटा चेंज हो गया, दिस थीटा है चेंज, दिस इज न्यू थीटा, थीटा डैश, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अगेन थीटा हैज चेंज्ड। व्हाट इज हैपनिंग टू थीटा? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप होती है tan ऑफ थीटा। अब थीटा इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है थीटा इस पर्टिकुलर केस में? 90, एंड वी नो कि tan 0 से लेकर 90 तक tan की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो स्लोप इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब स्लोप क्या दे रही है? वेलोसिटी, तो द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, so this is increasing velocity curve, increasing velocity curve, because the slope keeps on increasing in this particular case. अब अगर आप ऐसे देखें, डिस्प्लेसमेंट देखें, तो देखिए इनिशियली अगर मैं इतना लेंथ का टाइम इंटरवल लूं, इतने लेंथ का टाइम इंटरवल लूं, सपोज दिस टाइम इंटरवल लेंथ इज t1, तो आप यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एक्सिस पे? इतनी S1। अगर मैं यही t टाइम, जितना ये लेंथ है t1, वो यहां पे कहीं लूं, यहां पे कहीं लूं, तो आप देखिए ये t1 और इस t1 में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? इससे बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे जा रहे हैं तो सेम इक्वल टाइम इंटरवल्स में द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी थी? s1 by t1, और यहां पे वेलोसिटी कितनी है? s2 by t1, बट द न्यूमरेटर हैज इंक्रीज्ड, so that means this graph depicts increasing velocity curve. So this is the increasing velocity, increasing displacement curve.
नाउ आपको एक और इसी में एक और वैरायटी देता हूं ग्राफ की, जो कि ऑल पॉसिबिलिटीज वी आर लुकिंग इनटू. दिस इज द पोजीशन, दिस इज टाइम. नाउ सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस. अगर हमारा ग्राफ गिवन ऐसा है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखिए यहां थीटा ये था, आगे गए थीटा कुछ और हो गया, थीटा 1, इसके आगे गए थीटा 2. आप देखिए जैसे जैसे आप ग्राफ में फॉरवर्ड जा रहे हैं यानी टाइम बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर फाइंडिंग दैट द स्लोप, द एंगल थीटा इज डिक्रीजिंग. थीटा डिक्रीज कर सकता है फ्रॉम 90 to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, द वेलोसिटी इज decreasing here, so it is a decreasing curve. और decreasing कैसा, decreasing velocity curve, because the slope keeps on decreasing, so it is a decreasing velocity curve. अब इसको आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, यहां पे एक टाइम इंटरवल काटी है, लीजिए t1, इसमें डिस्प्लेसमेंट थी ये S1. आप ग्राफ में आगे चले जाइए, सेम टाइम इंटरवल, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ का टाइम इंटरवल काटिए. तो ये देखिए द डिस्प्लेसमेंट S2 इन ए टाइम इंटरवल T1 हैज डिक्रीज्ड व्हेन यू गो. सो इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डिक्रीजिंग वेलोसिटी कर्व है. Now we will take a new type of position time graph, that is like this. Suppose this is our position time graph. That means that it is moving towards the origin. It is moving towards the origin. जैसे जैसे आप टाइम देख रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं तो पोजीशन नीचे की तरफ आ रही है. That means it is moving towards decreasing x. This is decreasing x because x decrease हो रहा है. तो इसको क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी. आप ये देख सकते हैं इस लाइन पे यदि मैं कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस, और ये एंगल सेम रहेगा, ऑब्ट्यूस रहेगा. यानी कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा है, बट कैसी नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट. नेगेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो ये देखिए ये थीटा ऑब्ट्यूस है, तो स्लोप so slope is negative in this particular case. अब यदि मेरे पास ग्राफ ऐसा हो, now displacement time graph can be like this also. अब ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, this is a parabola, this is a parabolic graph. Now what is happening is initially the displacement is decreasing velocity, और उसके बाद फाइनली एक हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और उसके बाद स्लोप नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये, AIEEE के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पर्टिकुलर ग्राफ समझना. देखिए कैसे, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. ये क्या, अभी हम ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स पढ़ के हटे हैं, तो आप इसमें देखिए अगर ये ग्राफ है
of an object, displacement, this is the displacement time graph, the adjoining graph is the displacement time graph of an object thrown upwards, with some velocity. तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो व्हाट हैपेंस, द डिस्प्लेसमेंट कीप्स ऑन decreasing in the successive times, the displacement keeps on decreasing because the object is in retardation और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो, यानी कि स्लोप जीरो. आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप जीरो है और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट नीचे आने लग जाता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो वेलोसिटी की चेंज डायरेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव वेलोसिटी. और ये क्या है, ये जो सेकेंड हाफ है ग्राफ का वो कैसा है, वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बिकॉज इंक्रीजिंग वेलोसिटी आ गई, इसमें इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी आ गई. ठीक है, इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी क्यों आ गई, यहां पे स्लोप जीरो थी और यहां पे स्लोप बढ़ गई. स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब tan की वैल्यू बढ़ रही है. tan की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन with negative velocity, but the negative velocity is increasing, so it is in negative, the acceleration is increasing the negative velocity. यही होता है ऑब्जेक्ट जब हम थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वो पहले रिटार्ड होता है बिकॉज जी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही चलने लग पड़ता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली थी हमने तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही चलने लग पड़ता है तो क्या होता है, इट टेंड्स टू, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करती है. तो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन ओनली एंड दिस डिपिक्ट्स रिटार्डेड मोशन. अब ये ग्राफ पैराबोला क्यों आया, इट कुड हैव बीन अनदर कर्व आल्सो. ये ग्राफ पैराबोला क्यों आया, देखिए ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है. तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है तो आपको पता है कि देयर इज वन इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एस की प्रोपोर्शनलिटी टाइम के स्क्वायर के साथ आई. पैराबोलिक इक्वेशन वाई स्क्वायर होती है 4ax, पैराबोलिक इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी x एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के साथ कैसी डिपेंडेंसी है, स्क्वायर की डिपेंडेंसी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की. तो इसकी डिपेंडेंसी कैसे है स्क्वायर के साथ, तो आप इस इक्वेशन में देखिए, इस वाली इक्वेशन में s की डिपेंडेंसी t के स्क्वायर के साथ है, तो यानी कि ये ग्राफ पैराबोला ही बनना था. इस ग्राफ वुड हैव बीन ए पैराबोला ओनली. अगर मैं एक ग्राफ यहां पे ऐसा बना दूं, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, व्हाट इज इट डिपिक्टिंग, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट चल रहा है. अगर मैं यहां पे एक ऐसा ग्राफ बना दूं, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, the object is moving but with constant negative velocity because it is moving towards decreasing x. x is towards origin जा रहा है वो, इसमें क्या है origin से दूर जा रहा है, origin से दूर जा रहा है. इसमें क्या है origin से, इस ग्राफ में क्या है origin से नीचे आ रहा है. मैं इन ग्राफ के नाम लिख देता हूं, this is first, this is second, this is third, this is fourth. Now third graph is depicts what, retardation. This depicts acceleration. This depicts positive velocity. What does this depict, negative velocity. नाउ ये अभी हमने ग्राफ जितने भी डिस्कस किए, वी हैव डिस्कस्ड द ग्राफ्स फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स और पोजीशन टाइम ग्राफ्स, और इसकी हमने डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस की हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. सेकंड क्वालिटी ऑफ ग्राफ्स इज
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये बनाएंगे अब हम। वेलोसिटी को रखूंगा मैं y एक्सिस पर, और अगेन आई विल कीप द टाइम ऑन द x एक्सिस। नाउ सपोजिंग आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है? आप ये देखिए, y एक्सिस में लेट्स से वेलोसिटी इज इक्वल टू v1, और आप अब ये देखिए, ये ग्राफ को इंटरप्रेट करना है हमने। ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है? टाइम बढ़ता जा रहा है x एक्सिस पे। यहां पे मैं टाइम के एक्सिस मार्क कर देता हूं, टाइम 20, 30, 40, 50। टाइम इज इन लेट्स से सेकंड और आवर्स दैट यू कैन टेक। जब टाइम 10 यूनिट्स था तो डिस्प्लेसमेंट v1 थी। जब टाइम 20 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पे दिख रही है? y पे ना। तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट फिर भी सॉरी वेलोसिटी किस पे दिख रही है? y एक्सिस पे। तो टाइम 20 पे भी वेलोसिटी v1 है, टाइम 30 पे भी वेलोसिटी v1 है, टाइम 40 पे भी वेलोसिटी v1 है, टाइम 50 पे भी वेलोसिटी v1 है। ये कैसी सिचुएशन हो गई? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टाइम इज इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्म मोशन। दिस डिपिक्ट्स यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि टाइम बढ़ाते जाओ, वेलोसिटी फिक्स्ड रह रही है, वेलोसिटी इज रिमेनिंग एज कांस्टेंट। नाउ सेकंड सिचुएशन I am taking, this is the second situation। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आप लेट्स से यू टेक सम टाइम t1 ओवर हेयर, और ये b पोजीशन ले रहे हैं, इस पर टाइम है t2, और इस a पोजीशन पर वेलोसिटी है v1, और b पोजीशन पर वेलोसिटी है v2। इसको यहां पे ज्वाइन कर दूंगा मैं। अब स्लोप किसी भी कर्व की, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि स्लोप किसी भी कर्व की tan थीटा होती है। तो यदि स्लोप किसी कर्व की tan थीटा होती है तो ये भी एक लाइन है, इसकी स्लोप भी क्या होगी? tan थीटा ही होगी। अब अगर इसकी स्लोप tan थीटा है, देखिए, तो tan थीटा किसके साथ है? थीटा किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, जहां मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, वो उस एंगल का tan, जो लाइन वो बना रही है उस एंगल का tan। अब देखो बच्चों, यहां पे एंगल थीटा हो गया। ये एक A टू B बॉडी का वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे A B दो पोजीशंस ली हैं। तो एट A the velocity is v1 and at B the velocity is v2, और at A the time was t1 and at B the time was t2। अब ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है? we are going to discuss that। तो देखिए, इसमें चेंजिंग वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, लेकिन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में है बॉडी, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। अगर कभी भी ग्राफ लाइन हो और इस तरह की लाइन दिख रही हो, तो इस तरह की लाइन ये डिपिक्ट करेगी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी का चेंज सेम हो रहा है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में tan थीटा निकालना चाहूं, ये बीसी लेंथ क्या हो जाएगी? ये पूरी की पूरी लेंथ यहां से यहां तक v2 है, और यहां से यहां तक ये लेंथ v1 है। तो v2 ये है, v1 ये है, तो ये कितनी हो गई? v2 माइनस v1। और यहां से यहां तक टाइम t2 है और ये टाइम t1 है, तो ये कितना हो गया इसका बेस? दैट इज t2 माइनस t1। तो अगर आप tan थीटा लें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू perpendicular over base, that is v2 minus v1 over t2 minus t1. ये क्या है? ये तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन is given by slope of this curve. Acceleration is given by slope of this curve, that is equal to v2 minus v1 over t2 minus t1. तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे लिए आता है. वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए मेजर ऑफ एक्सेलरेशन. तो यहां पे मैं रिजल्ट ये मार्क कर देता हूं. स्लोप ऑफ velocity time graph is a measure of acceleration. Now दूसरी बात, अब देखिए दो ग्राफ्स मैंने आपके सामने दो सिचुएशंस रखी हुई हैं. तो यहां पे अगर आप देखें तो ओरिजिन से दूर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. तो दिस इज मूविंग विद, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन. ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. और स्लोप इज नॉट चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर. तो दिस ग्राफ डिपिक्ट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ इस पर्टिकुलर ग्राफ पे वापस आते हैं. ये यूनिफॉर्म मोशन डिपिक्ट कर रहा है. इसमें एक्सेलरेशन जीरो है बिकॉज थीटा इज जीरो, सो स्लोप इज जीरो. तो आप यहां पे दो टाइम्स ले लीजिए, लेट्स से दो पोजीशंस ले लीजिए. यू टेक टू पोजीशंस. वन इज पोजीशन, यहां पे ग्राफ में एक पॉइंट ए ले लिया और यहां पे पॉइंट बी ले लिया. नाउ लेट्स से this is time t1, this is time t2. तो a to b जो टाइम है a से b तक, that is what? t2 minus t1. और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही है, that is v1. Now velocity is displacement upon time, so displacement is equal to velocity into time. तो अगर आप ये वाला एरिया देखें, ये एरिया क्या होगा? v1 into t2 minus t1. सो एरिया AB, मैं इसको CD नेम कर देता हूं. सो एरिया ABCD, इसको रब कर देते हैं. Now area ABCD is what? Is this particular area? ये क्या है? रेक्टेंगल. क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी आ गई? V1 इंटू T2 माइनस T1. लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यानी कि एरिया क्या दे रहा है हमको? डिस्प्लेसमेंट. सो एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया दैट एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज ए मेजर ऑफ, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. और देखिए हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकाले हैं. उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूं. वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या हैं? स्लोप ऑफ VT ग्राफ is acceleration, gives us acceleration, and area under VT graph is a measure of displacement.
अब देखिए इन्हीं दोनों रिजल्ट से यूज करके वी कैन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन आल्सो, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग दीज पर्टिकुलर रिजल्ट्स। अब वो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए कैसे निकालेंगे।